नमस्कार। टीचर अकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। मित्रों, आज हम लोग भाषा विज्ञान पर बात करेंगे और भाषा विज्ञान की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने बहुत अच्छी बातें की हैं, काफी महत्वपूर्ण तथ्य किए हैं और परीक्षा में आने वाले कई महत्वपूर्ण सवालों पर भी एक चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग भाषाओं का जो आकृत मूलक वर्गीकरण है या भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है या भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस पूरे वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिएगा, आपसे यही आशा करता हूं। आज यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दूसरी कक्षा होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपकी दूसरी कक्षा होगी। हम लोगों ने भाषा विज्ञान से ही शुरुआत किया है। भाषा विज्ञान में आज कल से आगे की बात शुरू करेंगे। तो कल हम लोगों ने यहां तक बात किया था, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा का वर्गीकरण अगर हम करते हैं, भाषाओं का वर्गीकरण, तो किन आधारों पर हम भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं। भाषाओं का वर्गीकरण करने के लिए दो प्रकार के मत हैं। दो प्रकार के मत हमारे यहां देखे जाते हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक कपिल देव द्विवेदी ने भी इस पर कहा है कि परिवारकृत भिन्नो विश्व भाषा द्विधा मता। उन्होंने भी दो मत कहे हैं। तो भाषाओं का वर्गीकरण करने के लिए दो मत हमारे यहां प्रचलित हैं। एक मत है आकृत मूलक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो एक तो आ गया आपका आकृत मूलक वर्गीकरण और दूसरा हो गया पारिवारिक वर्गीकरण। अब इसको हम सहज ढंग से समझ लें कि हम कैसे जान पाएंगे, हमें कैसे महसूस हो पाएगा कि यह आकृत मूलक वर्गीकरण है कि यह भाषिक आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण है। मित्रों, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसका मुख देखते हैं और मुख में सबसे पहले जो आपकी नजर जाती है उसकी आंखों पर जाती है। कल जैसे मैंने चर्चा में बताया था कि आप किसी व्यक्ति से जब मिलते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? गाना है चेहरा क्या देखते हो, सबसे पहले चेहरा। और चेहरा देखने के बाद जिस प्रकार से कोई शब्द अगर आपके सामने आता तो सबसे पहले आप उसका अर्थ किस शब्द शक्ति से लेना चाहते हो, तो आप अभिधा शब्द शक्ति से। जिस प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति अर्थ को देने के लिए सबसे पहले आती है, जिस प्रकार शरीर में सबसे पहला अंग देखने के लिए मुख आता है, ठीक उसी प्रकार से जब वो आपसे बात करेगा कोई व्यक्ति, तो क्या होगा? तब आप निर्णय करेंगे, सोचेंगे कि व्यक्ति कहां का हो सकता है भाषा के आधार पर। तो करेगा कि अरे भैया हमारे यहाँ तो इसे सब होता है ना, हमारे यहाँ के लइका लइकी सब आवत जात है। तो आप कहेंगे यार ये तो लइका कह रहा है, लइकी कह रहा है। और आप तुरंत दिमाग लगाएंगे भाषा की संरचना के आधार पर, वाक्यों के गठन के आधार पर, विशेषण किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है, उपसर्ग किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है, कारक किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है,
ये सारी चीजें सोचते हुए आप निर्णय पे पहुंचेंगे, हाँ गुरु ये तो भोजपुरी में बात कर रहा है, ये भोजपुरी भाषा है। और एक तो सीधे सीधे पूछ लेंगे, हाँ गुरु कहाँ के रहने वाले हैं भाई, तो कहेगा हाँ हम तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि उसकी आकृति, उसकी बनावट, भाषा की संरचना के आधार पर निर्णय कर सकते हैं, और एक तो हम उसके सीधा सीधा ये पूछ लेंगे कि कहां के रहने वाले, कहा भैया हम इलाहाबाद के। तो आप दिमाग दौड़ाएंगे, अच्छा अच्छा ये भारत और ईरानी भारोपीय, मतलब भारोपीय परिवार का ये है। तो दो आधारों पर इनका विभाजन किया गया, एक तो आकृत मूलक आधार पर और दूसरा पारिवारिक आधार पर। लेकिन इनका भी विभाजन और हुआ, ऐसा नहीं कि यहीं पर विभाजन समाप्त हो गया। ठीक है, आकृत मूलक और पारिवारिक, तो चलिए इस पे आगे देखते हैं इसका विभाजन क्या है। आकृत मूलक जो है, आकृत मूलक वर्गीकरण के दो भेद कर दिए गए, योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक और अयोगात्मक। आकृत मूलक वर्गीकरण के दो भेद किए गए, योगात्मक और अयोगात्मक। ठीक है, तो अयोगात्मक भेद एक ही प्रकार का है, इसमें आगे कोई भेद नहीं हो पाया। लेकिन योगात्मक के पुनः 3 भेद कर दिए गए। ठीक है, योगात्मक के पुनः कितने भेद किए गए, तो योगात्मक के पुनः 3 भेद कर दिए गए, जिसको श्लिष्ट कहा गया, अश्लिष्ट कहा गया और तीसरे को क्या कहा गया, प्रश्लिष्ट कहा गया। ठीक है, तो यह 3 आधारों में इनका विभाजन कर दिया गया। भाषाओं का वर्गीकरण 2 आधारों पर, आकृत मूलक, आकृत मूलक के 2 भेद हुए, योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक के पुनः 3 भेद कर दिए गए, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अब यहां हम पारिवारिक वर्गीकरण करें तो काफी समस्या वाला प्रश्न है कि कितने परिवार हैं। तो भारत सहित विश्व में विद्वानों ने बहुत सारी गणनाएं की, तो 2796 भाषा और बोलियां बताई गई, 2796। लेकिन एक अनुमानित रूप में लगभग 3 सहस्त्र, मतलब 3000 भाषाएं मानी जाती हैं। तो कितने पर सारे परिवारों को मिलाकर लगभग 3000 भाषाएं मानी जाती हैं। इसमें सभी विश्व की भाषाओं और बोलियों को मिलाकर एक साथ संगठित किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम 7 से 8 या 10 भाषाओं का ही ज्ञान होता है। केवल 8 से 10 भाषाओं का ही ज्ञान हो पाता है, इसके आगे भाषाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है और कैसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। ये सब मैं डीपली पढ़ाऊंगा, बताऊंगा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो अभी आप लोग केवल बने रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो पहले हम
आकृत मूलक वर्गीकरण पढ़ लें और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पारिवारिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आज आकृत मूलक वर्गीकरण से शुरुआत करेंगे। पहले आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, आकृत मूलक वर्गीकरण पढ़ेंगे। आकृत मूलक वर्गीकरण का आधार क्या है, पद और वाक्यों की रचना के आधार पर आकृत मूलक वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात पद वाक्य की रचना के आधार पर। पद क्या है, कल मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में। वाक्य क्या है, यह भी मैंने आपको कल बता दिया था। तो पद और वाक्यों की रचना के आधार पर आकृत मूलक वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आकृत मूलक वर्गीकरण में रचना तत्व की मुख्यता होती है। किसकी मुख्यता होती है, रचना तत्व की। कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द, कोई भी पद किस प्रकार से निर्मित हुआ है, किस प्रकार से बना है, यही इसका प्रमुख आधार होता है। ठीक है, तो जिन भाषाओं में आकृति, आकार, पद रचना, वाक्य रचना की दृष्टि से समानता होती, उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है और उनको आकृत मूलक वर्गीकरण के आधार पर पढ़ा जाता है। ठीक है, और जो पारिवारिक वर्गीकरण होते हैं उसमें रचना तत्व के साथ साथ अर्थ तत्व पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहां अगर हम दोनों का भेद कर लें कि दोनों में अंतर क्या है, आकृत मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण में, तो दोनों में अंतर भी हम समझ लेते हैं। रचना के आधार पर, तो आकृत मूलक में ये तीन चीजें आएंगी और आकृत मूलक के साथ अगर हम पारिवारिक वर्गीकरण देखें तो पारिवारिक वर्गीकरण में हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, रचना तत्व के साथ साथ अर्थ तत्व, रचना तत्व और अर्थ तत्व। तो पारिवारिक वर्गीकरण में रचना के साथ साथ अर्थ को भी महत्व दिया जाता है, लेकिन आकृत मूलक वर्गीकरण में केवल रचना तत्व को ही महत्व दिया जाता है। तो इन दोनों में यह सबसे बड़ा अंतर है जो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आकृत मूलक वर्गीकरण जो होते हैं यह शब्द प्रधान होते हैं, रचना प्रधान होते हैं और रचना तत्व की मुख्यता होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं यह आकृत मूलक वर्गीकरण शब्द प्रधान होते हैं, शब्दों को महत्व दिया जाता, प्रधानता होती है, और पारिवारिक वर्गीकरण में अर्थों को महत्व दिया जाता है और अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें क्या प्रधान होता है, अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, यहां तक आप सबको पारिवारिक वर्गीकरण क्या है और आकृत मूलक वर्गीकरण क्या है आप समझ गए। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण जो होते हैं ये वंश पर आधारित होते हैं, ऐतिहासिक परिवेश से, हिस्टोरिकल वैल्यू से ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उस परिवार के क्रम में ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पारिवारिक वर्गीकरण है भौगोलिक क्षेत्रों में ये फैले होते हैं। इस वर्गीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो श्लेगल को दिया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, श्लेगल, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे, उनको इसका प्रमुख रूप से महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और समझना है, इनको मिटा देते हैं, आगे लिख देते हैं पहले। हाँ, भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया, एक परिवार एक भौगोलिक क्षेत्र में जितना फैला होता है
उस पारिवारिक वर्गीकरण का जो श्रेय है वो श्लेगल को है। इन्होंने सर्वप्रथम भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा था और बाद में कुछ लोगों ने इसको 3 वर्गों में भी बांटा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों की क्या स्थिति है हमने जान लिया। अब आप सब बताइए कि पहले क्या पढ़ेंगे। आप लोग पहले आकृत मूलक पढ़ेंगे कि पहले पारिवारिक पढ़ेंगे? तो मुझे लगता है कि आकृत मूलक पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि आकृत मूलक थोड़ा सा कठिन है। तो मैं उन चीजों को पहले महत्व देता हूं जो आपके लिए कठिन होता है। जब किसी भी कोर्स की शुरुआत करते हैं अध्यापक, तो सरल चीजों से उठाते हैं, लेकिन मैं जब नया बैच की शुरुआत करता हूं तो कठिन चीजों से शुरुआत करता हूं, क्योंकि अगर आप मेरा भी डेमो लेना चाहें तब भी आपको मालूम चल पाए कि मैं कठिन चीजें पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता हूं। सरल चीजें तो हर व्यक्ति पढ़ा देगा, मैं कठिन पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता हूं। तो यह भी हो, और कठिन चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कितने सरलता और आसानी से उसको समझ ले रहे हैं, यह भी आपके लिए भी अच्छा हो जाए। तो दोनों दृष्टिकोणों से तो हम सबसे पहले भाषा विज्ञान जब चुनते हैं तो भाषा विज्ञान वास्तव में बड़ा कठिन होता है, लेकिन इसको आसान करेंगे। तो आकृत मूलक वर्गीकरण आज पढ़ेंगे, और आकृत मूलक वर्गीकरण का मतलब है 2 भाग। पहला अयोगात्मक और दूसरा होता है योगात्मक। अयोगात्मक का मतलब यह है, यहां समझ लें, अयोगात्मक का मतलब होता है कि जिसमें प्रकृति और प्रत्यय जुड़े नहीं होते हैं। ये 2 शब्द आप अच्छे से समझ के रखिएगा, ये बार बार इनका मैं आपके सामने प्रयोग करूंगा। प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय, ये बार बार इनका प्रयोग करूंगा। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द प्रत्ययों के साथ जब जुड़ते हैं तब एक नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा पठ, और पठ में कोई प्रत्यय जोड़ा और फिर क्या बन गया, पठती बन गया। ठीक है, तो मूल क्या था, प्रकृति क्या थी, पठ, और उसमें प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बन गया, पठती बन गया। तो कुल मिलाकर प्रकृति क्या है, वो मूल है, और प्रत्यय उसमें जुड़े होते हैं। ये नाम है अयोगात्मक। तो अयोगात्मक भाषाएं कौन सी, ये प्रश्न आपके यहां पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो यहां पर 2 भाषाएं आती हैं, एक भाषा आपकी चीनी भाषा है और दूसरी भाषा है तिब्बती। ठीक है, तो चीनी और तिब्बती भाषाएं जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि इनका जो योग है वो किसी के साथ नहीं होता है, और इसीलिए इनको एकाक्षरी भाषा कहा जाता है। आप देखेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वह चीनी यानी मंदारिनी है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा होता है कि अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश इतना कम ज्यादा नहीं है, इतना समृद्ध भाषा नहीं है, फिर भी अंग्रेजी पूरे विश्व पर राज कर रही है। लेकिन चाइनीज, चीनी भाषा, मंदारिनी भाषा इतनी प्राचीन, लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व की भाषा है, फिर भी इसका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि चीनी भाषा जो है वो वर्णात्मक नहीं है, वो सिंबॉलिक भाषा है। चीनी भाषा अगर आप देखेंगे तो वो प्रतीकों के माध्यम से है। जैसे आप ऐसे 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 कर दिए तो क्या हो गया, एक चाइनीज वर्ण हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या है कि एक वर्ण बनाया गया है सभी ध्वनि के लिए, लेकिन उनके यहाँ सिंबल बनाया गया है। तो सिंबॉलिक भाषा होने की वजह से मंदारिनी भाषा का, चाइनीज भाषा का, चीनी भाषा का विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। तो यहां पर जो अयोगात्मक भाषा है वो चीनी है और तिब्बती है, और इसीलिए ये एकाक्षरी भाषा है। मतलब इसमें कल मैंने आपको अक्षर पढ़ाया था। अक्षर का मतलब है कि भाषा का सबसे छोटा स्वरूप। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपने ये बताया अक्षर को कि ये लिखित रूप भी और मौखिक रूप भी है। ठीक, एकदम सही बात है। अक्षर भाषा का लिखित रूप भी है और मौखिक रूप भी है।
मौखिक रूप बोलने में है और लिख देंगे तो लिखित रूप हो जाएगा। तो अक्षर जो है वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। तो इसको हम कैसे करते हैं, जब बोलते हैं तो एक अक्षर को ही अलग करते, उससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अभी स्लेगल पर आगे चलेंगे। उन्होंने वर्गीकरण किया था श्लेगल महोदय ने, आकृत मूलक वर्गीकरण। तो यहां पर चीनी जो है वह किस तरह की भाषा है, तो एकाक्षरी है। कितने हैं, एकाक्षरी परिवार है। क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ और जुड़ता ही नहीं है, एक से ही काम चल जाता है। तो यहां पर जो आकृत मूलक वर्गीकरण है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, इसका जो आधार है वह श्लेगल महोदय ने दिया। किसने दिया, सबसे पहला वर्गीकरण जो किया इसका श्रेय किसको है, वह श्लेगल को है। यहां तक आप सब समझ गए होंगे कि इसका विकास नहीं हो पाया। अब विकास किसका होता है, तो विकास होता है योगात्मक का। किसका होता है, योगात्मक का। अब योगात्मक है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। योगात्मक का मतलब होता है कि जिसमें जुड़े हुए हों, जिसमें चिपके हुए हों। तो ये अब चिपके हुए प्रकृति और प्रत्यय किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, प्रकृति और प्रत्यय किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी के आधार पर हम इनका विभाजन करते हैं। ठीक है, जहां भी न समझ में आए तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, बेहद आसान भाषा का प्रयोग करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कितने प्रकार से चिपकते हैं, बहुत प्रकार है, होता है ना। तो यहां पर एक तो है अश्लिष्ट, ठीक है, एक तो हम अश्लिष्ट प्रकार से चिपकते हैं और एक कैसे चिपकते हैं, श्लिष्ट प्रकार से, और एक चिपकते हैं प्रश्लिष्ट प्रकार से। अगर आपने इसको समझ लिया, आकृत मूलक वर्गीकरण भाषा का समझ लिया, तो समझिए भाषा विज्ञान में आपसे कुछ नहीं छूटेगा, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, अब श्लिष्ट का भी दो भाग कर दिया गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। किसका, श्लिष्ट का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पढ़िए, आज ही पढ़िए। ठीक है, तो आपने इसको दो भागों में बांट दिया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, अब हम प्रश्लिष्ट की ओर चलेंगे। ये बहुत हमारे काम का नहीं, फिर भी समझ लेंगे। पूर्व प्रशिष्ट और आंशिक प्रशिष्ट, पूर्व और आंशिक, इससे हमारा बहुत लेना देना नहीं है। चेरोफी और बास्क, पूर्व में चेरोफी भाषा आती है और इसमें बास्क भाषा आती है, जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस अभी क्लास में चर्चा हुई इसलिए बता दिया, जो पढ़ना है वो मैं आपको बताता भी जाऊंगा। अब यहां पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी आता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भी भेद कर दिया जाता है। तो अंतर्मुखी का भी दो भेद कर दिया जाता है। दो भेद किया जाता है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक और वियोगात्मक। पहले विभाजन लिख लीजिए, फिर एक एक शब्दावली को समझा दूंगा। अब इसमें श्लिष्ट अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा जो है वह अरबी है। कौन सी भाषा है, अरबी है। और श्लिष्ट अंतर्मुखी वियोगात्मक भाषा जो है वह हिब्रू है, हिब्रू। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब ये अंतर्मुखी के बाद जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी के अब इस तरह से भेद कर दिया गया है।
बहिर्मुखी का भी भेद कर दिया गया है। तो बहिर्मुखी का कितना भेद किया गया? 2 भेद किया गया। एक किया गया आपका संयोगात्मक और एक किया गया वियोगात्मक। अब यहां से प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाएगा, मोस्ट 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 1000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। संयोगात्मक में आएगा संस्कृत। विश्व की जितनी प्राचीनतम भाषाएं हैं वो सब की सब भाषाएं संयोगात्मक भाषा होती हैं, और जितनी ही नवीन भाषाओं की तरफ आप जाएंगे तो वह भाषाएं किस प्रकार की होती हैं? वियोगात्मक होती हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, यूजीसी में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, जीआईसी में पूछा गया है, एलटी ग्रेड में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, हरियाणा में पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया है, केवीएस एनवीएस में पूछा गया है। सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की स्थिति क्या है, हिंदी वियोगात्मक है, संयोगात्मक है, और ये पूरा क्रम पूछा जाता है, पूरा क्रम पूछा जाता है। तो क्रम भी याद समझ के लिख लीजिएगा कि हिंदी का अगर हम क्रम आकृत मूलक का बनाए तो किस प्रकार से क्रम हमारा निर्मित होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक क्रम लिखे इसका, तो क्या क्रम बनेगा? योगात्मक पहला क्रम हो गया। योगात्मक के आगे हम बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? श्लिष्ट। श्लिष्ट श्लिष्ट के आगे हम जब बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी के आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? वियोगात्मक। और वियोगात्मक के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? हिंदी मिलेगा। समझ गए? तो कई बार इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योगात्मक श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा कौन सी है। ठीक है, तो योगात्मक श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है हिंदी। ठीक है, अब इन शब्दावलियों से आपको परिचित करवाते हैं। किन शब्दावलियों का तात्पर्य क्या है? ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां हमने एक छोड़ दिया था अश्लिष्ट भाषा। किसको छोड़ दिया था? अश्लिष्ट को छोड़ दिया था। अब अश्लिष्ट का विभाजन देख लें और फिर आगे हम सारी शब्दावलियों से आपको परिचित कराएंगे कि है क्या ये। ठीक है, तो योगात्मक के 3 भेद किए गए थे, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। ठीक है, अब अश्लिष्ट के हम भेद करेंगे पूर्व, मध्य, अंत और पूर्वांत। पूर्व, पूर्व, मध्य, अंत और पूर्वांत, ये इनका हमने भेद कर दिया अश्लिष्ट का। ठीक है, अश्लिष्ट का हमने भेद कर दिया। पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। अब इसमें कौन कौन सी भाषा आएगी? इसमें आएगी काफिर भाषा, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। मध्य योगात्मक भाषा संथाली, इसको भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अंत योगात्मक भाषा तुर्की, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और पूर्वांत योगांतक भाषा जो है उसको हम मफोर कहते हैं, मफोर भाषा। ठीक है, हिंदी से हमारा मतलब था वो हम लोगों ने देख लिया था। अब इनकी शब्दावलियों से हम परिचित हो जाएं बस। चलिए, इनकी शब्दावलियों से हम सब परिचित होते हैं। सबसे पहला शब्द है अयोगात्मक। अयोगात्मक है क्या? अयोगात्मक का तात्पर्य क्या है? अयोगात्मक का मतलब होता है कि उन भाषाओं में जिनमें प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबद्धत्व का संयोग नहीं होता।
प्रत्येक शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है, बस। तो यहां हम लिख लेंगे कि प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है, मतलब उसका किसी से कोई भी जुड़ाव नहीं होता, वो ऐठा रहता है। हटो, तुम्हारे बिना कहे यार ऐसा है कि तुम नहीं आओगे प्रत्यय, तो फिर मैं कैसे मजा आएगा, कहने हटो तुम्हारा कोई काम नहीं। तो कोई ऐसी भी भाषा है जिसका किसी से कोई काम नहीं है, तो यहां पर जो अयोगात्मक भाषा वो किसी से योग नहीं हो पाता, किसी से गठबंधन नहीं हो पाता, एकला चलो रे। हमेशा योगात्मक भाषाएं क्या है, अलग ही चलेंगी। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व का संबंध से सहयोग नहीं होता। तो यहां लिख लेंगे प्रकृति तत्व का किसके साथ संयोग नहीं होता, प्रत्यय का, प्रत्यय का संयोग नहीं होता। ये बिंदु के आधार पर पूछा जा सकता है। और अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संबंध नहीं होता, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। कुल मिलाकर जब हम सभी भाषाओं में देखते हैं कि उपसर्ग मिल गया नया शब्द बन गया, प्रत्यय मिल गया नया शब्द बन गया, लेकिन ये क्या करते हैं भैया कि इनको किसी से कुछ नहीं लेना है ना। एक कोई गाना है कि मुझे कुछ नहीं आता है मुझसे मत पूछो ना, सुना होगा आप लोगों ने कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझसे मत पूछो ना। तो इसी प्रकार का योगात्मक ये किसी से नहीं जुड़ना चाहता, अर्थात इसमें प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको अयोगात्मक कहा जाता है। समझ में आ गया। इसमें प्रत्येक शब्द प्रकृति या मूल के तुल्य होता है, उसे धातु मूल कहते हैं। इन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय जैसी चीजें होती ही नहीं है, मतलब प्रत्येक शब्द जो होता है वो अपना ही माई बाप होता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब दूसरे तरह में चलेंगे जिसको हम कहते हैं अयोगात्मक, सॉरी योगात्मक। जहां पर भी ना समझ में आए तुरंत आप पूछ लीजिएगा। हाँ, अब बात करेंगे कि योगात्मक भाषाएं। योगात्मक भाषाएं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है, और उनका संयोग किन किन तरीकों से हो सकता है, बस यही नाम है योगात्मक भाषाओं का। तो हम अच्छे से समझ लेते हैं योगात्मक में जिनमें प्रकृति तत्व एवं प्रत्यय तत्व का योग। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसमें प्रकृति प्रत्यय जुड़ जाएगा, एक मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ के नया शब्द बन जाएगा, उन सारी भाषाओं को हम योगात्मक भाषाएं कहेंगे। ठीक है, अब योगात्मक भाषाएं जो है इनको हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। अब जो आपको शब्दावलियों को समझना है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहला है अश्लिष्ट। पहला क्या है, अश्लिष्ट। तो अश्लिष्ट का मतलब क्या होता है, इन भाषाओं को हम प्रत्यय प्रधान भाषा कहते हैं। इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें प्रत्ययों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अश्लिष्ट क्या होते हैं, जिसमें प्रत्ययों की प्रधानता होती है, और श्लिष्ट जो होते हैं, श्लिष्ट भाषा वो है जिसमें विभक्ति की प्रधानता होती है। विभक्तियां जानते हैं ना, विभक्ति जिसको
हिंदी में कारक और संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। तो श्लिष्ट भाषाओं में विभक्ति की प्रधानता होती है। और जो तीसरा है जिसको प्रश्लिष्ट कहते हैं, प्रश्लिष्ट जिसको कहते हैं, इसमें समास की प्रधानता होती है। अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत आसान भाषा मैंने बता दिया। अश्लिष्ट जिसमें प्रत्यय ज्यादा होंगे वह भाषा अश्लिष्ट भाषा है। श्लिष्ट भाषा जिसमें विभक्तियां अधिक होंगी, विभक्ति प्रधान होगा। प्रश्लिष्ट भाषा जिसमें समास अधिक होंगे वह प्रश्लिष्ट भाषा होगी। यहां तक समझ में आ गया सबको? फटाफट बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इनको हम एक नया नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? इनके साथ योगात्मक जोड़ देंगे। तो पहले अश्लिष्ट है और किसकी श्रेणी में इनको पढ़ रहे थे हम? योगात्मक में पढ़ रहे थे। किस में पढ़ रहे थे? योगात्मक में पढ़ रहे थे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? अश्लिष्ट योगात्मक। पहला हमारा क्या हो गया? अश्लिष्ट योगात्मक। योगात्मक का मतलब हम देख ही रहे थे, उदाहरण देंगे बेटा, सब देंगे, घबराइए नहीं, एकदम सारा चीज पढ़ा के तभी आगे बढ़ेंगे। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़ा होता है कि दोनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इस प्रकार के जोड़ों को तिल ताल जो है तंडुल न्याय कहा जाता है। जैसे अश्लिष्ट योगात्मक का मतलब है कि प्रकृति प्रत्यय को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है? जब आप ये पहचान लीजिए कि कौन सा प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है, बहुत आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं। और इसीलिए इसके तिल तांडुल न्याय कहा जाता है। तिल तांडुल न्याय का मतलब होता है कि तिल और चावल, अगर आप तिल और चावल को एक साथ मिला दें तो क्या वो अलग दिखेगा? तिल का मतलब काला तिल, चावल का मतलब सफेद चावल। सफेद चावल से अगर आप काले तिल को मिलाएंगे तो दोनों अलग अलग ही दिखते रहेंगे, वो एक साथ मिलेंगे नहीं। ठीक है? अब इसी में अश्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत 4 भाग इनके कर दिए गए। पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक, जो मैंने बताया था 4। तो पूर्व योगात्मक जहां प्रत्यय प्रकृति से पहले लगता है, मतलब पहले लग जाए पूर्व। मध्य का मतलब जहां बीच में लग जाए। अंत योगात्मक प्रत्यय जहां अंत में लग जाए। पूर्वांत का मतलब प्रत्यय प्रकृति से पहले और अंत में जुड़ जाए। बस। तो इसको तो हमको पढ़ना ही नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया कि अश्लिष्ट योगात्मक का मतलब है कि प्रत्यय कहां जुड़ रहा है, और प्रत्यय जो है वो 4 जगह जुड़ जाता है। 4 जगह जुड़ता है, या तो पहले जुड़ेगा, या मध्य में जुड़ेगा, या अंत में जुड़ेगा, या तो पहले से अंत में और दूसरे से पहले जुड़ जाएगा। ये 4 भाग में हम इसको जोड़ते हैं। तो का हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण हमारे लिए खा है, जहां हमारी हिंदी आती है। खा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन पूछ रहा है? उदाहरण बता दे सर, अयोगात्मक का उदाहरण। अरे भैया कहां थी आप अभी तक? बताया तो है। अयोगात्मक में चीनी एकदम शुरू में ले जाएं, एकदम शुरुआत में मैंने आपको इसी में लिखा, अगर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे ना तो लिखा है कि चीनी और तिब्बती भाषाएं जो है एकाक्षरी भाषा परिवार की भाषाएं हैं, और इसमें प्रकृति और प्रत्यय नहीं होते हैं, सारे शब्द मूल ही होते हैं, और ये अयोगात्मक है। आप लोग बताइए कि बताया है कि नहीं बताया? फटाफट कमेंट करके बताइए, बताया है कि नहीं बताया? आप लोग उदाहरण की बात कर रहे हैं, बताइए।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अश्लिष्ट वाला बता दीजिए, तो अश्लिष्ट वाली भाषा आपको समझो नहीं आएगी। अश्लिष्ट में भाषाएं मैंने बता दिया था चारों, उसकी कोई आवश्यकता नहीं आपको पढ़ने की। सारी चारों भाषाएं जो हैं वो बता दिया, लेकिन वो आपसे मतलब नहीं है। अब आप कहेंगे तो फिर बर्मी भी बताऊंगा, सारी चीनी भाषा भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उससे कोई काम आपका होने वाला नहीं है। काम जिससे होगा, काम की चीज पढ़ते हैं। तो काम की चीज कहां से आती है? श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा। अब फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि श्लिष्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, तो मुझे लग जाए कि आप लोग मन लगाकर पढ़ने लगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ए भैया चाय रख दो, पीना है, मोबाइल रख दिए, गए चाय बनाए, चाय पिए, फिर आके कहते हैं हाँ तेरी की, अरे गुरु जी इसका उदाहरण हो तो आप बताए ही नहीं। हाँ, तो मन लगा के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप कमेंट करके जवाब देंगे तब मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आप भी मन लगा के पढ़ रहे हैं ना, तब तो मजा आएगा ना भाई। तो बताइए फटाफट आप सब। बहुत अच्छा, संगीता चौहान ने कहा है विभक्ति प्रधान, चिपका हुआ, जुड़ा हुआ ना। हमने आपको बताया था श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, बताया था कि नहीं? और कुछ लोग बता रहे हैं कि चिपका हुआ। हद है, ऐसे लोगों को बताएं क्या मन कर रहा है हमारा, कि मार दे तो मुंह इनका खुदे चिपक जाए। मन की बात बता रहा हूं, क्या मन कर रहा है कि मार दूं तो इनका ही मुंह ना चिपक जाए। श्रेष्ठ का मतलब क्या बताया था? विभक्ति प्रधान। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि कितना मन से ये लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां मन है। अरे उस मन को बांध लो भैया, ज्यादा मत भटकाओ, ठीक है? तो ज्यादा भटकाओगे तो समस्या होगी, भटकने मत दो, मन को बांध के रखो एकदम तबड़ुक तबड़ुक तबड़ुक। तो विभक्ति प्रधान होता है श्लिष्ट। अब हम श्लिष्ट पढ़ रहे हैं, तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा पढ़ रहे हैं। अब हम अपनी बात पे पहुंचे हैं। श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं, दोनों इस प्रकार से मिले होते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग बताना संभव नहीं होता है। तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा जो होती है, प्रकृति प्रत्यय बहुत ही सघनता से मिले होते हैं, मिले होते हैं, जिनको अलग करना संभव नहीं होता। अब संभव नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि असंभव होता है, संभव नहीं होता है बस। ऐसे संयोग को नीर छीर न्याय कहते हैं। और इसके पहले वाले को मैंने क्या बताया था? अश्लिष्ट को तिल तंडुल न्याय। तिल तंडुल, तंडुल का मतलब चावल, तिल तंडुल न्याय की आसानी से आप तिल और तंडुल को अलग कर लेंगे। अब देखिए प्रियंका जी के, देखा आप लोग खुद देखिए, ये जो प्रश्न पूछ रही कि प्रकृति प्रत्यय क्या है, इसका मतलब पक्का है कि ये बीच में अभी आई है, इन्होंने शुरू से क्लास नहीं देखा है। शुरू से क्लास देखी होती थी ये प्रश्न पूछती, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो तिल तंडुल न्याय मतलब आसानी से अलग हो जाएगा अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। लेकिन अश्लिष्ट में और श्लिष्ट में क्या होगा कि ये किस प्रकार का न्याय है? तो नीर छीर न्याय है, अर्थात
पानी से दूध को जैसे आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ये इस प्रकार से प्रकृति और प्रत्यय आपस में जुड़े होते हैं। और इनके प्रत्येक के दो दो भाग होते हैं, जैसा कि हमने पहले विभाजन में किया है। प्रकृति इसके दो दो भेद हो जाते हैं श्रेष्ठ योगात्मक के। यहां जरूर याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पहला भेद इनका हो जाता है श्लिष्ट योगात्मक का अंतर्मुखी श्लिष्ट न अंतर्मुखी श्लिष्ट। आज इसको समझ के रहेंगे। अंतर्मुखी श्लिष्ट और अंतर्मुखी श्लिष्ट जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि प्रकृति प्रत्यय घुल मिल जाते हैं। प्रकृति प्रत्यय घुल मिल जाते हैं। प्रकृति का मतलब है मूल शब्द और प्रत्यय का मतलब है प्रत्यय। प्रत्यय तो आप जानते ही हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे अंतर्मुखी श्लिष्ट को। पहला इसमें आ जाता है संयोगात्मक और दूसरा आ जाता है वियोगात्मक। मैंने बताया था ना, दो भेद हो जाते हैं संयोगात्मक और आ जाता है वियोगात्मक। अब यहां इसका उदाहरण हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका उदाहरण समझना पड़ेगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। संयोगात्मक अंतर्मुखी है, श्लिष्ट है। श्लिष्ट का मतलब मैंने बता दिया था। अब इसका मतलब समझेंगे कि भैया अंतर्मुखी श्लिष्ट का मतलब क्या होता है। इसमें प्रत्यय और प्रकृति घुल मिल जाते हैं, आपस में रम जाते हैं। अब जो इसमें हमने लगाया संयोगात्मक, जिसमें शब्दों में अलग से सहायक संबंध तत्व लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब आप सब ये मुझे बता दीजिए कि हिंदी को आप किस में पाए थे, फटाफट बता दीजिए। हिंदी किस में आया था, हिंदी किस में आया था, फटाफट बता दीजिए। तो बैक चलते हैं, बैक चलते हैं और देखते हैं कि हिंदी किस में आया था, क्योंकि आप लोग भुला देते हैं। ये देखिए, चलिए। तो हम लोगों ने हिंदी की जो चर्चा किया था, हिंदी हम लोगों ने देखा था कि हिंदी और संस्कृत, हिंदी श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है, ठीक है। तो एक क्रम में हमने देखा था कि हिंदी किस प्रकार से है, श्लिष्ट है, फिर इसका प्रयोग हो जाता है बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी में दो भेद हो गया था, संयोग और वियोग। संयोग में हमने रखा था संस्कृत को
और वियोग में हमने रखा था हिंदी को। ठीक है, यही रखा था। अब इसके उदाहरण लिख लें, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके यहां पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न आपके यहां पूछा जाएगा, तो इसके उदाहरण हम लोग लिखेंगे। हिंदी श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है, वियोगात्मक है। संस्कृत श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है और संयोगात्मक है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि किस तरह से ये प्रश्न यहां पर बनेगा परीक्षा में और किस तरह का उदाहरण आपसे पूछा जाएगा। संस्कृत जो है, संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं कितने होते हैं? सुऔजस अमौसस टाभ्याम भिस। ये कोई सांप मारने का मंत्र नहीं है, ये संस्कृत के प्रत्यय हैं। सुऔजस अमौसस टाभ्याम भिस, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो सु जब लग जाता है, जैसे पठ लग गया, पठ धातु है, मतलब ये प्रकृति है, और इसमें क्या लग गया? सु प्रत्यय लग गया। इसका मतलब यह है कि यह दोनों जब मिल जाएगा, अर्थात हम यहां पठति जब लिख दें, तो आसानी से इसमें हम प्रत्यय को और मुख्य शब्द को नहीं अलग कर सकते हैं। तो संस्कृत में 22 हैं ना, तो 22 जो हैं इनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसे आप कई वीडियो देखते होंगे, तो कहते हैं हम जान दे देंगे दरोगा जी, हम मर जाएंगे, हम रउआ के साथ रहेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की जो थी 17-18 साल की, थाने में एक लड़के के साथ चिपकी हुई थी। घर वाले दोनों तरफ उसको पकड़ पकड़ खींच रहे थे, दरोगा जी भी चिल्ला रहे थे। लड़की यही कह रही थी कि रउआ के साथ मरब, रउआ के साथ रहब, एक रोटी खिलाइए तो खाब, नहीं तो मर जाब, इन्हीं के साथ रहब। इतना ज्यादा चिपक गई थी, अर्थात उसमें संयोग अधिक था, प्रेम अधिक था, कि आप चाहकर भी उनको अलग आसानी से न कर सकें। वहां पर क्या होता है? वहां पर संयोग होता है, चिपका हुआ होता है। तो यहां पर जो संस्कृत है, इसमें जो मुख्य धातुएं हैं, और उन धातुओं में जब हम प्रत्ययों का प्रयोग कर देते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो आंखों से नहीं दिखाई देते। जैसे हमने लिख दिया पठति, तो पठति में आपसे मैं पूछूं कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय इसमें अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे ती लगा हुआ है, लेकिन ती प्रत्यय नहीं लगा है, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंदी में अगर हम देखें तो बहुत आसानी से हमको दिखाई दे देगा। हिंदी में हमको बहुत आसानी से दिखाई दे देगा। कारक चिन्ह, सहायक क्रिया, ये सब आसानी से हमको दिखाई दे देंगे। जैसे हमने लिख दिया पढ़ाई, पढ़ाई, बहुत आसानी से हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें आई है। लेकिन यहां पठति में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, आसानी से नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसमें हम आसानी से अलग कर सकें तो वह क्या है? वह है वियोगात्मक। भाई जब आसानी से आप अलग कर लेंगे तो वियोगात्मक हो जाएगा, और जहां आसानी से हम अलग ही नहीं कर पाएंगे वहां पर क्या होगा? तो ये संस्कृत और जितनी भी नवीन भाषाएं हैं, नवीन भाषाओं में देखिए तो आपकी हिंदी आ गई। नवीन भाषाओं में अगर देखें तो हमको अंग्रेजी मिल जाएगी। नवीन भाषाओं में अगर देखें तो बांग्ला मिल जाएगी। ये सभी भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय को निकालना बड़ा आसान है। जैसे हम कहें रीडिंग, तो READING। अब यहां
हम प्रकृति और प्रत्यय आसानी से निकाल लेंगे। मूल वर्ण क्या है? READ रीड और ING, बहुत आसानी से हमने अलग कर लिया, निकाल लिया। तो जहां हम आसानी से निकाल ही नहीं सकते हैं, जहां प्रकृति प्रत्यय बहुत सघनता से चिपके हुए हैं, वहां पर संयोग होगा, और जहां पर वो आसानी से उनको हम निकाल देंगे वह वियोग होगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या है? तो अंतर्मुखी, इसमें प्रत्यय और प्रकृति बीच में घुल मिलकर रम जाते हैं, और बहिर्मुखी में प्रत्यय प्रकृति के बाद या अंत में लगते हैं, बस यही मामला है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी समझ लीजिए और पूरा काम आपका पूरा हो गया। तो श्लिष्ट आप समझ गए हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बस आपको समझा देता हूं, फिर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर क्या है? जो अंतर्मुखी होते हैं तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय घुल जाते हैं, घुल मिलकर रम जाते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं समझ में आता कि ये प्रत्यय उसके आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है, ये पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, लेकिन जब हम बहिर्मुखी में चलते हैं तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय जो होता है, प्रकृति के बाद में प्रत्यय लगते हैं। अब इसको भाषा बदल के साधारण भाषा में समझ लें तो अंतर्मुखी का मतलब हो गया कि भैया समझे नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहता है लड़कों। हमारा लड़का जो है वो क्या चाह रहा है? बहिर्मुखी, यही जो लिखा है वही सही है जीवनलाल जी। हम जहां रा का उच्चारण करते हैं उसके बाद उसको लिखा जाता है ना, तो यहां हम रा का उच्चारण ह के बाद कर रहे हैं और अंतर्मुखी में त के बाद कर रहे हैं, तो उसके बाद लग जाएगा। तो यहां हम बता रहे हैं कि कहे यार हमको मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्या हो गया बेटौना को, सारा दिन ऐसे मुंह लटकाए बैठा रहता है, फोन पे बतियाता है, रोता है, समझ में नहीं आ रहा है। इंट्रोवर्ट है, किसी को कुछ बताता नहीं, जान नहीं पाता कि समस्या कहां है। और अगला है बहिर्मुखी, वो चिल्ला रहा है कैसा है बाबूजी हमारा ब्याह कराइए। हाँ, एक तो लड़की थी जीवन में, वो भी छोड़ के भाग गई, बाबूजी वापस सहारा है, आप हमारा ब्याह करा सकते हैं। वो एकदम चिल्ला रहा है, पूरी दुनिया जान गई कि रउआ के ब्याह चाहिए। अरे इस लड़के को, इस गधेले को, इस बच्चे को विवाह की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है, वो चिल्ला रहा है, हर आदमी जान गया। लेकिन अगला व्यक्ति वो जान ही नहीं पा रहा है कि इसको क्या चाहिए। कहा भैया गाड़ी खरीद दे तुमको, नहीं हमको गाड़ी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? मोबाइल, लैपटॉप नया ले लो, मोबाइल नया ले लो। नहीं, टीचर्स एकेडमी में एडमिशन करवा लो। नहीं, कोई जान ही नहीं पा रहा है कि आगे से है कि पीछे से, समस्या किधर से है। ठीक इसी प्रकार से जो अंतर्मुखी भाषाएं होती हैं उसमें प्रकृति और प्रत्यय इस तरह से घुल मिल जाता है कि समझे नहीं आता है कि मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कहां पर लगा, आगे से लगा कि पीछे से लगा, कुछ नहीं मालूम चल पाता। वो मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। लेकिन जब बहिर्मुखी की बात आती है तो बाहर से ही दिखाई देता रहता है कि प्रकृति के बाद में ही प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बहिर्मुखी कहते हैं। और श्लिष्ट क्या है वो आप सब जान ही गए हैं। योगात्मक क्या है और वियोगात्मक क्या है यह भी आप लोग जान ही गए हैं। ठीक है, अब कोई समस्या आपके सामने नहीं है।
कोई समस्या है अभी तक? नहीं है। बस अब यहां तक जो आपसे प्रश्न है इसी तरह से पूछा जाता है, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर हम कुछ भाषाओं को और बता दें कि और किस तरह का प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है। तो अयोगात्मक भाषाओं पर थोड़ा सा और उदाहरण ले लेते हैं। अयोगात्मक भाषाएं, अयोगात्मक भाषाओं में सबसे बड़ी भाषा जो है वो चीनी है, चीनी भाषा। चीनी के बाद श्यामी, तिब्बती, ये भाषाएं जो है इसको प्रकृति ही प्रकृति है, तत्व जो प्रत्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती। बर्मी, अनामी, सूडानी, ये भाषाएं जो है केवल प्रकृति होती हैं। ठीक है। दूसरी सबसे बात अच्छी इसमें बताऊं आपको, इनमें व्याकरण नहीं होता, व्याकरण नहीं होता, मतलब इन भाषाओं का कुछ व्याकरण ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो पूछा जा सकता है कि किन भाषाओं का व्याकरण नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें क्रम का महत्व नहीं होता है, क्रम का महत्व नहीं होता। कोई किसी भी क्रम में आ जाए, इनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि हमको अयोगात्मक से समझने थे और जानने थे। अयोगात्मक में चीनी भाषा जो है यह स्वर प्रधान है। तो चीनी भाषा के विषय में इतना हम और जान लें कि चीनी भाषा की क्या है, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा स्वर प्रधान है। इनमें से कौन सी भाषा जो है वो स्वर प्रधान है। तो सूडानी भी स्थान की प्रधानता है, अनामी में स्वर की प्रधानता है, और बर्मी, श्यामी और तिब्बती, बर्मी, श्यामी और तिब्बती, इस भाषा में निपात की प्रमुखता होती है। निपात जान रहे हैं? किसी भी सूडान देश है ना, उसी से सूडानी बना है, सूडान देश से सूडानी। तो जो बर्मी, श्यामी और तिब्बती ये तीन भाषाएं हैं, इसमें निपात की प्रमुखता होती है। निपात जानते कि नहीं जानते? जो किसी भी बात को बल देकर कहे। तो हमने कहा कि वह जाता तो है, क्या कहा? वह जाता तो है। अब यहां पर जो तो लगा है, यह जाने पर बल दे रहा है। जाने पर क्या दे रहा है? बल दे रहा है। तो यह बर्मी, श्यामी, तिब्बती किस प्रकार की भाषा है? तो निपात प्रधान भाषा है। और जो चीनी भाषा है वह किस प्रकार की भाषा है? तो वह स्वर प्रधान भाषा है। ठीक है। तो यहां तक आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हमारे सामने बात आती है कि किस प्रकार से आकृत मूलक के बाद भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। भाषाओं का
पारिवारिक वर्गीकरण। देखिए, सबसे ज्यादा नीरस होता है हिंदी पढ़ना, और उससे भी ज्यादा नीरस होता है व्याकरण पढ़ना, और व्याकरण में भी सबसे नीरस है भाषा विज्ञान पढ़ना। तो हम लोग सबसे नीरस चीज पढ़ रहे हैं। जब मैं कोई चीज बता देता हूं तब प्रश्न आता है, मैंने बता दिया निपात क्या है, तो फिर पूछ रहे कि निपात क्या है। अभी निपात केवल इतने समझिए, बाकी निपात को हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। निपात एक प्रकार के अव्यय होते हैं। निपात क्या है? एक प्रकार के अव्यय होते हैं। इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। किसी भी बात को दमदारी के साथ कहने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, उदाहरण के साथ। पीछे वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो भाषाओं का वर्गीकरण अगर हम करें तो पारिवारिक आधार पर करते हैं। विश्व भर की भाषाओं में अगर देखें तो इनके 18 भेद माने गए हैं, मतलब कुल 18 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 18 परिवार माने गए हैं। और इन 18 परिवारों को भूखंडों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो भूखंड कितने हैं? प्रमुख रूप से 4 भूखंड हैं, और 5वां भूखंड है जिसको हम, तो 18 भाषा परिवारों को 4 भूखंडों में विभाजित किया गया है। भूखंड का मतलब है कि जैसे हम देश बांट लिए, देश के लिए हमने द्वीप बांट दिया। 54% पे नेट की तैयारी नहीं होती है, 55% होना चाहिए। तो यहां पर हमने भूखंड बांट दिए। तो वैसे द्वीप महाद्वीप जैसे बांटे जाते, वैसे भाषाओं का अध्ययन करने के लिए हमने कुल मिलाकर द्वीपों को आधार बना लिया, ठीक है। तो यूरेशिया पहला जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो यूरोप और एशिया इसमें दोनों आ जाते हैं, अफ्रीका, प्रशांत महासागर और अमेरिका, ये जुड़ते हैं। तो इन सब को हम जोड़कर 18 इनका स्वरूप तैयार कर लेते हैं। तो यहां पर प्रमुख भाषा परिवारों को हम वर्गीकृत करेंगे। तो पहला हमारा हो जाता है मुख्य यूरेशिया। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया जब दोनों मिल जाता है तो यह शब्द बनता है। यूरोप और एशिया जब मिलता है तब बनता है यूरेशिया। तो पहला भूखंड है यूरोप और एशिया का। अब इसमें कुल 10, कितनी? 10 भूखंड, मतलब 10 भाषा परिवार इसमें आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 10 भाषा परिवार इसमें आ जाएंगे। पहला आता है भारोपीय। भारोपीय मतलब भारत में जब यूरोप के लोग आए तो उन्होंने एक नए भाषा परिवार को जन्म दिया, इंडो यूरोपियन फैमिली। क्या कहा गया? इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी कि भारोपीय। और इसमें कौन कौन लोग आए? भारत, धन, यूरोप, ठीक है। तो एक भाषा परिवार यह तैयार हुआ। दूसरा भाषा परिवार तय हुआ
जिसको द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है, द्रविड़ फैमिली। इसी में तीसरा भाषा परिवार आता है, यहां से प्रश्न पूछा गया है, बुरशस्की परिवार। तीसरा परिवार। चौथा परिवार है काकेशी परिवार। देखिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से यूरेशिया के अंतर्गत, यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत कौन सा परिवार आता है। यहां से प्रश्न ऐसे बनेगा, तो इनमें से किस भूखंड के अंतर्गत द्रविड़ परिवार आएगा, इनमें से किस भूखंड के अंतर्गत काकेशी परिवार आएगा, इनमें से किस भूखंड के अंतर्गत यूराल और अल्ताई परिवार आएगा। यूराल अल्ताई परिवार, ठीक है, 5 हो गया। और इसके बाद इसी में आएगा चीनी परिवार, 6वां चीनी परिवार। इसी में बगल में आपके कोरिया है, तो जापानी और कोरियाई परिवार, जापानी और कोरियाई परिवार। और क्योंकि इसी के आसपास आपका है, इसको क्या कहते हैं, हाइपर बेरी परिवार, यानी कि अत्युत्तरी परिवार। अत्युत्तरी परिवार। और इसी में आता है बास्क परिवार, और इसी में आता है जो परीक्षा में पूछा गया था, सामी हामी परिवार। बहुत महत्वपूर्ण है सामी हामी परिवार। अब सामी हामी के लिए पूछा जाता है कि ये किस महाद्वीप में आता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो यहां याद रखिएगा, सामी हामी परिवार अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो यूरेशिया के अंतर्गत भारोपी आता है, जिसमें हमारी हिंदी आ जाती है पहले में ही। द्रविड़ में जो भी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो सब आ जाती हैं। और इसके अलावा हमको चीनी याद रखना है कि चीनी हमारी यूरेशिया में आती है। इसके बाद हमको सामी हामी याद रखना है, ये कुछ ऐसी हैं जो हमको याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो दूसरे भूखंड की ओर चलें। दूसरा भूखंड जो है वो अफ्रीका का भूखंड है, अफ्रीकी भूखंड। अफ्रीकी भूखंड में 3 आते हैं, 1 2 3। पहला जो है वह एक अक्षरी परिवार है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सूडानी परिवार। बहुत महत्वपूर्ण है सूडानी, क्योंकि ये एक अक्षरी परिवार है। और इसके पहले यूरेशिया पढ़ा था, तो उसमें चीनी हमने पढ़ा था। चीनी भी क्या है ठीक है। दूसरा जो है हमारा, इसको हम कहते हैं बांतू परिवार। इसको हम बांतू परिवार कहते हैं। और फिर तीसरा आता है, नोटिफिकेशन नहीं गया, अच्छा। और तीसरा जो है हमारा इसी के अंतर्गत आता है होतेंतो बुस्मैनी परिवार। बुस्मैनी परिवार। बुशमैन जो होते हैं, ज्योग्राफी में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये होतेंतो बुशमैनी परिवार हैं, जो कि अफ्रीकी भूखंड के अंतर्गत आते हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक इस पे अपना अलग अलग विचार रखते हैं, कोई 3 रखता है, कोई 10 रखता है, कोई 9 रखता है, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आता है, तो ये बहुत आसान है, अफ्रीकी में। अफ्रीकी में आपका
तीन आ जाता है, कौन कौन सा? सु बा हो, बस। तो अफ्रीकी लोग क्या कहते हैं? सूबा हो, सूबा हो ना, सूबा हो। तो ऐसे ही आप पढ़ लेंगे कि सुबह हो, अफ्रीका में लोग कहते हैं कि सूबा हो। अब ये आप इतना याद रखेंगे तो अपने आप याद रहेगा कि अफ्रीकी के अंतर्गत आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको याद करने में। अफ्रीकी भूखंड में कहते हैं सूबा हो, तो सूबा हो का मतलब सू से सूडानी, बा से बांतू, हो से होतेंतो, ये तीन आ गए। अब इसके बाद अफ्रीकी भूखंड के बाद प्रशांत महासागरीय भूखंड आता है। प्रशांत महासागरीय भूखंड, और इस भूखंड के अंतर्गत कौन कौन से परिवार आएंगे? तो इसमें कुल 4 परिवार आते हैं। मलय पोलिनेशिया परिवार, दूसरा परिवार जिसको कहते हैं पापुई परिवार, पापुई परिवार, और तीसरा परिवार जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन परिवार। ऑस्ट्रेलिया का परिवार किसमें आता है? इसी में आ जाता है। और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। देखिए, जो पहला परिवार है उसी को ज्यादा महत्व देना है, बाकी को महत्व नहीं देना है। तो प्रशांत महासागरीय में ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो चौथा है अमेरिकी भूखंड, तो अमेरिकी भूखंड में केवल एक भाषा परिवार आता है, अमेरिकन परिवार, अमेरिकन परिवार, ठीक है। तो ये कितने परिवार कहां आ रहे हैं ये हमने देख लिया। तो कुल मिलाकर 18 परिवार हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो ये पारिवारिक वर्गीकरण होता है, जैसे हमने देखा था कि आकृत मूलक जब हम वर्णन करते हैं तो उसका आधार क्या होता है, तो यहां ये देखना है कि अगर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तो इसका क्या आधार है, ठीक है। तो पहला है स्थान सामीप्य, स्थान सामीप्य। पहला आधार होता है स्थान की समीपता के आधार पर। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार दो हैं, यहां लिख सकते हैं पारिवारिक वर्गीकरण के आधार, पारिवारिक वर्गीकरण के आधार। अब हमारा पहला भैया आ जाता है स्थान सामीप्य, स्थान की समीपता के आधार पर। दूसरा जाता है शब्द साम्यता के आधार पर, अगर एक शब्द से दूसरा शब्द मिल रहा है तो शब्द साम्यता आ जाती है। और तीसरा है आपका व्याकरण के आधार पर, अगर व्याकरण में समानता है तब भी एक परिवार हो जाएगा जिसमें पद रचना, वाक्य रचना सब समान होगी। और चौथा होता है ध्वनि साम्यता, ध्वनि की अगर साम्यता है, प्रयुक्त ध्वनियों का रूप अगर एक जैसा है तो वहां पर यह आ जाता है, ठीक है। अब हम स्थानीय समीपता के आधार पर देखें तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे बिहारी, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, राजस्थानी, लेकिन इनका कोई दृढ़ आधार नहीं होता है कि जिसके आधार पर हम कर सकें।
इसके विपरीत अरबी, फारसी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी जो साथ हैं स्थानीय समीपता के, लेकिन परिवारों की भाषाएं अलग हैं। तो हम एक आधार पे नहीं कह सकते अगर स्थान के समीप में है तो वो भाषाएं मिलेंगी। अर्थात यह जो आधार था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित नहीं हुआ, ज्यादा वैज्ञानिक नहीं साबित हुआ। शब्द साम्य के आधार पर कुछ प्रयास किए गए। तो शब्द साम्य के आधार पर क्या प्रयास किए गए, कुछ शब्द आपको दिखाता हूं। जैसे संस्कृत में पापा को क्या कहा जाता है, पितृ कहा जाता है। फारसी में क्या कहा जाता है, पिदर कहा जाता है। ठीक है। ग्रीक में क्या कहा जाता है, पाटेर कहा जाता है। ग्रीक में PATER, पाटेर कहा जाता है। ग्रीक में पापा को पाटेर कहा जाता है। लैटिन में भी यही कहा जाता है। लैटिन में भी पाटेर ही कहा जाता है, लैटिन होता है। लैटिन में पाटेर ही कहा जाता है। जर्मन में वाटेर कहा जाता है। जर्मन में वाटेर कहा जाता है पापा को। अंग्रेजी में आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में फादर कहा जाता है पापा को। और हिंदी में आप सब जानते ही हैं क्या कहा जाता है, तो हिंदी में क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो अगर हम शब्दों की साम्यता के आधार पर देखें तो इस तरीके से अंतर मिल जाता है। यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बाद में आकर पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर इसमें कुछ अंतर कर दिया गया और जहां से प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी भाषा की बात करेंगे जिसका नाम है भारोपीय भाषा। ठीक है। अब हम आ गए कहां पर, भारोपीय पर आ गए। भारोपीय भाषा का उद्गम स्थल कहां है, बताइए आप सब। कि अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भारोपीय भाषा का उद्गम स्थल कहां है तो आप क्या जवाब देंगे कि भारोपीय भाषा का जन्म कहां होता है। एक बार में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, भारोपीय का जन्म कहां होता है। हाँ ठीक है। तो यहां पर सामान्यतः भारोपीय भाषा के बोलने वालों को आर्य नाम दिया गया। इसको क्या कहा गया, आर्य कहा गया। जो भारोपीय भाषा बोलते थे उनको आर्य नाम दिया गया। और इस विषय पर भारत और पाश्चात्य देशों के 50 विद्वानों ने बहुत सारा लिखा है। ठीक है। अब आर्यों का आद्य स्थान था कहां पर, तो अलग अलग इस पे मत मिलते हैं। कोई कहता है कि मुल्तान मूल स्थान है, कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वहां पर इनका मूल स्थान था। कोई कहते हैं कश्मीर और हिमालय पर आर्यों का मुख्य स्थान था। कोई कहता है कि ब्रह्मर्षि देश में ये लोग रहते थे। तो यहां पर एक मत नहीं हो पाता कि आर्य कहां रहते थे। भारत में कई लोगों ने अपना मत दिया, जैसे मैक्स मूलर ने कहा कि पामीर और मध्य एशिया के लोग में रहते थे ये।
बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव के समीप रहते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न मत तैयार होते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें यहां पर अंत में आती हैं कि ये आर्य और भारत, इसका मतलब जो आदि देश भारत है, निश्चित तौर पर ये भारत में ही आर्यों का उद्गम स्थल है। वो कहीं से भी घूम के आए हो, लेकिन भारोपीय जो भाषा है उसका जो जन्म होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, मूल भारोपियों का जन्म यहीं को होता है। ठीक है, तो भारोपीय जो है ये बहुत ही छोटी भाषा थी। हर्ष स्वर 3 थे, दीर्घ स्वर 3 थे और उदासीन स्वर 1 था। इसमें पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके क्यूरियोसिटी के लिए बता देता हूं, भारोपीय जो भाषा परिवार है जो शुरू में होते थे उसमें क्या था, एक उदासीन स्वर होता था। क्या होता था? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर। तो जैसे आप उल्टा अ लिख देते हैं, यह जो स्वर है उदासीन स्वर कहा जाता था। उल्टा अ जो होता था यह उदासीन स्वर होता था भारोपीय भाषा परिवार में, जब शुरुआत में बात आई तो। ठीक है, तो इसको तो अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। यहां पर भारोपीय भाषाओं का परिचय हम थोड़ा सा देखेंगे, जहां से प्रश्न बनेगा। तो भारत में जब हम ईरानी भाषा की चर्चा करते हैं, भारत ईरानी आर्य भाषाएं, भारत ईरानी आर्य भाषा, भारत ईरानी आर्य भाषा की बात होती है। ठीक, अब इसको ईरान के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि जो ये इनको हम ईरान से भी जुड़ा मानते हैं आर्यों को, तो इस वजह से इनको हम ईरानी के अंतर्गत भी रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? ईरानी के अंतर्गत रखते हैं। और जब ईरानी के अंतर्गत रखते हैं तब इनका विभाजन हम अलग तरीके से करते हैं और इनको हम आर्यों के जैसे, आर्य परिवारों के जैसे विभाजित करते हैं। ठीक है, आर्य परिवार के अंतर्गत जब हम इनका विभाजन करते हैं तो इनका नामकरण भारोपीय भाषा परिवारों के तहत होता है। और आर्य परिवार का जो प्राचीनतम साहित्य है वह ऋग्वेद है और पारसियों का अवेस्ता ग्रंथ है। भाषा विज्ञान का जन्मदाता जो है, संस्कृत और अवेस्ता के तुलनात्मक अध्ययन कोई भाषा विज्ञान नाम दिया गया है और इसी से भाषा शास्त्र की जननी है। तो यहां एक चीज आप लिख सकते हैं, अवेस्ता और संस्कृत के तुलनात्मक अध्ययन से भाषा शास्त्र का जन्म होता है। तो आर्यों में जो सबसे प्राचीन भाषा थी वह यह थी। अब इन्हें 10 वर्गों में बांट दिया गया था। 10 थी भारत ईरानियों की, इस पे भी चर्चा करेंगे। शतम और केंतुम, वो मैंने आपको बता दिया था, कल ही बता दिया था कि हम शतम में किसको रखते हैं और केंतुम में किसको रखते हैं और क्या आधार है, वो हमने आपको बता दिया था। तो प्राचीनतम साहित्य अगर देखें तो ऋग्वेद है। अवेस्ता क्या है? धर्म ग्रंथ है जो 700 ईसा पूर्व के लगभग आया।
भाषा विज्ञान का जन्मदाता इन्हीं दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से जन्म लेते हैं। प्राचीन वर्णमाला और ध्वनि का निर्माण कहां से होता है? तो वो संस्कृत से होता है। तो वर्णमाला कहां से आती है? संस्कृत से आती है। वर्णमाला का तो यहां ही बनता कि वर्णमाला का निर्माण कहां से होता है? तो वर्णमाला का जो निर्माण है वो अवेस्ता ग्रंथ जो 700 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। तो मूल भारोपीय भाषा की प्राचीन ध्वनियों के निर्धारण में संस्कृत और अवेस्ता का असाधारण योगदान माना जाता है। वैसे एक सूत्र रही है कि ननाद ढक्काम 9 पंच बारम, 9 और 5 बार बजाए 14 बज गया, 14 सूत्र निकल गया, उचित वर्णमाला का निर्माण हो गया। लेकिन इसमें हम अवेस्ता ग्रंथ का भी योगदान मानते हैं। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता भी हमको जो प्राप्त होती है वह अवेस्ता साहित्य से प्राप्त होती है। भाषा शास्त्र की जो देन है उसमें भी बहुत कुछ बड़ा योगदान अवेस्ता ग्रंथ का है। हम लोग अवेस्ता ग्रंथ को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत और अवेस्ता ग्रंथ में बहुत कुछ मिली जुली चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। कभी समय मिलेगा तो आप सबको मैं दिखाऊंगा कि अवेस्ता ग्रंथ और संस्कृत में कितनी ज्यादा साम्यता है, बहुत ही ज्यादा साम्यता है। तो इस पे कभी और समय मिलेगा तो अवेस्ता और इस पर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या साम्यताएं हैं, और बहुत सारे विद्वानों पर इसमें काफी विवाद भी रहता है। तो यहां पर हम अगर भारोपीय परिवार में देखें तो आर्य भाषा जिसको हम कहते हैं कि आर्य भाषाओं का जो कालक्रम है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। किसको? आर्य भाषा 3 काल में बटी है। कितने काल में बटी है? 3 काल में। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है। ईरानी भाषा, ईरानी भाषा के 2 भाग हो जाते हैं, एक में अवेस्ता आती है और एक में आती है फारसी, और एक में आती है फारसी। और फिर यहां अवेस्ता का जो भेद होता है और फारसी में एक और भाषा जुड़ती है पहलवी। इन सब भाषाओं के मिलन से कुछ नवीन भाषाओं का जन्म होता है जो कि आधुनिक युग की भाषाएं थी। मध्य में केवल एक पहलवी आती है, ये मध्य में आ गई। अब इसमें देखें कि कितनी नवीन भाषाओं का जन्म हो रहा है आधुनिक में। तो आधुनिक में जन्म किसका किसका होगा? एक भाषा आती है पश्तो जो कि अफगानिस्तान में बोली जाती है, बलूची भाषा जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है, पामीरी भाषा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बोली जाती है, कुर्दिश भाषा भी लगभग वही क्षेत्र है जहां बोली जाती है, और इसी से मिलती जुलती एक और नवीन फारसी भाषा का भी जन्म होता है जो वर्तमान में प्रचलित थी। तो ये कुछ नई भाषाओं का इसमें जन्म हो गया। अब आधुनिक युग में जब हम पहुंचते हैं और इसी में जो एक शब्द और आपके लिए पूछा जाता है, दर्द भाषाएं। पिछली बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, दर्द भाषाएं। कौन सी भाषा? तो दर्द भाषाएं। याद रखिएगा कि दर्द भाषाएं क्या है। तो ये पामीर और पंजाब का क्षेत्र जो है, पामीर और पंजाब का जो क्षेत्र है, यहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके लिए
देश के लिए दर्द शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो दर्द है, पामीर से पंजाब की जो बीच की भाषा है उसको दर्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्द। यहां से प्रश्न आपके यहां पूछा गया है। ठीक है, अब यहां जो हमारी आर्य भाषा है, और इसी में एक आता है, पहले देखे थे भारोपीय। भारोपीय भाषाओं का विभाजन करने के लिए इनको दो वर्गों में बांट दिया गया, शतम और केंतुम वर्ग। मैंने कल आपको यहां से बताया था शतम और केंतुम क्या है। फटाफट आप लोग बताइए कि शतम और केंतुम का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं इसको पहले ही बता चुका हूं कि शतम क्या है और केंतुम क्या है। तो शतम और केंतुम का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 100 के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर किया जाता है 100 के आधार पर। 100 का मतलब 100, 100 का मतलब मरा हुआ आदमी नहीं। तो जब भारोपीय भाषाओं की बात आती है तो सबसे पहले अस्कोली ने 1870 में यह विचार रखा कि भारतीय मूल भाषा कंठ स्थानीय ध्वनियां उसमें मिलती हैं। तो यह एक अवधारणा निश्चित करने के लिए ब्रैडले ने दो भागों में इसको विभाजित किया। यहां से भी प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है। तो ब्रैडले ने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, शतम और केंतुम। और दोनों का अर्थ क्या होता है? शतम का अर्थ भी होता है 100 और केंतुम का भी अर्थ होता है 100। दोनों का अर्थ क्या होता है? 100 होता है। ये लोगों ने कहा कि 100 को किस भाषा में क्या कहा जाता है, इसी के आधार पर हम इसको शतम और केंतुम में बांट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर शतम जो है यह किस भाषा का शब्द है? तो यहां हम शतम की बात करें तो शतम शब्द जो है अवेस्ता का शब्द है। कहां से लिया गया है? अवेस्ता से लिया गया है। और जो केंतुम शब्द है यह लैटिन से लिया गया है। केंतुम शब्द लैटिन से लिया गया है। और दोनों का अर्थ क्या होता है? तो शतम का अर्थ जो होता है अवेस्ता में वो 100 होता है, और केंतुम जो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है इसका भी अर्थ क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, और इन दोनों को अलग करने के लिए उन्होंने देखा कि किस भाषा में 100 को क्या कहा जाता है, उसी अनुसार हम इसका विभाजन कर दें। तो केंतुम वर्ग में केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक और तोखरी आ जाता है। यहां हम देख लेते हैं केंतुम और शतम वर्ग और उसकी भाषाओं को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले शतम लिखते हैं। शतम में शतम की शाखाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? केल्टिक, जर्मनिक, केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक
और तोखरी, यह इसकी आदि शाखाएं। ठीक है, ये आदि शाखाएं हैं इसकी। और अब इन शाखाओं में केंतु में जो भाषा आती है वो किसमें किसको क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले, अच्छा तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहां केंतुम होगा। हाँ, अब केंतुम में कौन कौन आता है? तो लैटिन में सौ को क्या कहा जाता है? केंतुम कहा जाता है। इसीलिए यह केंतुम वर्ग की भाषा हो गई। ग्रीक भी इस तरह का है, इटालियन भी इसी तरह का है, फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच में सौ को केंत कहा जाता है, केंत के से आता है। ब्रिटेन में केंट कहा जाता है, इसीलिए यह भी इसी के अंतर्गत आ गया। जर्मनिक भी इसी के अंतर्गत आ गया। गैलिक और तोखरी। ठीक है, तोखरी में कंध कहा जाता है, के 100 को कंध कहा जाता है। तो यह सब केंतुम वर्ग में आ गई भाषाएं। अब आपके यहां जो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी किस वर्ग में आएगी और संस्कृत किस वर्ग में आएगी, तो जब हम सतम वर्ग की बात करते हैं तो इसमें इलिरियन, बाल्टिक, स्लाव, एक इसी में आता है अर्मीनिया, और इसी में एक आ जाता है भारत की ईरानी, भारत ईरानी। ठीक है, भारत ईरानी भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं जो शतम वर्ग में आ जाती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे अवेस्ता। तो अवेस्ता भाषा में सव को सतम कहा जाता है, तो इसलिए इसमें आ गई। ठीक है, फारसी, फारसी में सव को सद कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत में शतम कहा जाता है, इसलिए यह भी इसी में आ गई। हिंदी, हिंदी में क्या कहा जाता है? 100 कहा जाता है, तो यह भी इसी में आ गई। रूसी, रूसी में इसको स्तो कहा जाता है, इसलिए भी यह इसमें आ गई। ठीक है, बाल्टिक, बाल्टिक में जिप्सम कहा जाता है, और लिथुआनिया, अब देखिए जो प्रश्न आपको बनेगा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या देखना है शतम वर्ग में? तो शतम वर्ग में पहला आपको याद रखना है भारत ईरानी शाखा है। भाषाओं की बात करें तो अवेस्ता भाषा आ जाएगी, संस्कृत भाषा आ जाएगी, हिंदी भाषा आ जाएगी, रूसी भाषा आ जाएगी और फारसी भाषा आ जाएगी। बस, ठीक है। तो शतम वर्ग की शाखाएं हो गई और ऊपर केंतुम वर्ग की शाखाएं हो गई, और इस तरीके से इन शाखाओं के साथ साथ कौन सी भाषा शतम वर्ग में आती है और कौन सी भाषा केंतुम वर्ग में आती है, यह हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि अंग्रेजी किस में आती है? तो जिसमें ग्रीक आती है उसी में अंग्रेजी आएगा, ग्रीक जिसमें आता है उसी में अंग्रेजी भी आएगा। तो कोई कंफ्यूजन आपके सामने नहीं होगा, जिसमें ग्रीक है
ग्रीक ही आगे चल के क्या बन जाता है, अंग्रेजी बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर अब जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है वह क्या है, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा एकदम शार्ट में पढ़ा रहे हैं और कोई भी चीज छूटने भी नहीं पा रही है। ठीक है, अब हम आ गए भारतीय आर्य भाषा पर, जहां से प्रश्न थोड़ा सा पूछा जाता है। तो कल हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे ऑनलाइन क्लास में, जहां पर पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाओं को। ठीक है, और नए बैच में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना होगा 96 28 95 92 37 पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।